अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का नॉवेल है मेरे दिल से बोझ उतार दो और ये लिखा है फरह ताहिर साहिबा ने। गुड़िया, तुम्हारी भी आप ही कहाँ है? वो घर में दाखिल हुआ तो गुड़िया से सामना होने पर सबसे पहले ये सवाल किया था। भी आप ही किचन में होंगी भाई, किचन में चेक कर चुका हूँ, वो वहां नहीं है। वो अभी भी इस्तफहामिया नजरों से उसे देख रहा था। तो फिर चची जान के रूम में होंगी। गुड़िया ने एक बार फिर उसके सवाल का जवाब दिया था। खैरियत? एक बार फिर सवाल उभरा था। वो सारी तफसील उसी से जान लेना चाहता था। गुड़िया भी फुर्सत से बैठी थी, इसीलिए उसके हर सवाल का जवाब दिए जा रही थी। जी भाई। चची जान के सर में दर्द था, शायद इसलिए उन्हीं के पास गई होंगी। ओह अच्छा, फिर मैं वही जाता हूँ। गुड़िया के जवाब ने उसे परेशानी में मुब्तला किया था, इसीलिए वो उसे जवाब देकर फौरन चची जान के कमरे की तरफ आया था। चची जान, आज फिर सर दर्द? अंदर दाखिल होकर उसने बिना किसी सलाम दुआ के सवाल दाग दिया था। हाँ बेटा, क्या करे, ये उम्र का तकाजा है। चची जान उसे आते देखकर फौरन लेटे से उठ बैठी थी। उनका सर दबाती बिया भी एक तरफ को हो बैठी थी। अब उमर को इल्जाम मत दे चची जान, आपने जरूर आज फिर रोजा रखा होगा। वो उनके करीब बैठ चुका था। चची मुस्कुरा दी। हाँ, रोजा तो रखा है। देखा, मना भी किया था आपको। इतनी शदीद गर्मी में आप रोजे ना रखें, आपने फिर भी अपनी कर ली। उसके अंदाज से नाराजगी झलकी थी। और मैंने भी तुम्हें कहा था, गर्मी ज्यादा हो या कम, रमजान के रोजे हम पर फर्ज हैं। उन्हें हर हालत में हमें पूरा करना होता है। ऐसे में मैं रोजे कैसे छोड़ दूं बेटा? मैंने छोड़ने को नहीं कहा माँ। आप उनकी कज़ा जब कर लीजिएगा, जब गर्मी कम हो जाए। करने को तो कज़ा अदायगी हो जाएगी बेटा, मगर इन कज़ाई रोज़ों में ना तो वो मज़ा होगा, ना ही वो सवाब जो रमज़ान के महीने में रखे गए रोज़ों का होता है। रमज़ान में तो हर इबादत का सवाब दोगुना होकर मिलता है। ये जानने के बाद फिर कहाँ दिल करता है रमज़ान की इबादत को छोड़ने का। मैं भी जानता हूँ चच्ची जान, मगर आपकी तबीयत की वजह से ऐसा कहता हूँ। आपका ब्लड प्रेशर हर वक्त अप डाउन होता रहता है, ये खतरे की बात है। वो उनके लिए खासा फिक्रमंद हो रहा था। वो मुस्कुरा दी। कोई खतरे की बात नहीं है लड़के, खामोखा की फिक्र में खुद को हलकान मत करो। जिंदगी मौत खुदा के हाथ में है, जब जैसे लिखी होगी आ जाएगी। तौबा है चची माँ, बात को कहाँ से कहाँ पहुंचा ले गई आप। मौत तो जिंदगी की वजह से मौत तो जिंदगी की वजह से मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आपने रोजे रखने हैं तो रख ले, मगर ऐसी खौफनाक बातें मत करें। असद ने उनसे हार मान ली थी। ताई अम्मा एक बार फिर मुस्कुरा दी थी। असद अब चुप बैठी बिया की तरफ मुतवज्जो हुआ। मैं तुमसे बात करने आया था, मगर चची जान की बातों ने सभी कुछ भुला दिया। मुझसे क्या बात करना है आपको? वो फौरन अलर्ट हुई थी। इतनी खास बात तो नहीं है, बस यही कहना था, तुम्हारी स्टडी तो मुकम्मल हो गई है। मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज दे देना। आजकल लेक्चररशिप की सीटें आई हुई हैं, तुम्हारे लिए उन पर अप्लाई कर दूंगा। उसकी बात मुकम्मल हुई तो बिया ने कुछ कहने को मुंह खोला ही था, मगर इससे पहले चची जान बोल पड़ी। कोई ज़रूरत नहीं किसी जॉब के लिए अप्लाई करने की। चची जान ने फ़ौरन इनकार किया था। मगर क्यों? उसने हैरानगी से उनकी तरफ देखा था। क्योंकि हमने बिया से नौकरी नहीं करवानी, उन्होंने वजह बयान की। नौकरी में क्या हर्ज है चची जान? उसको इतना पढ़ाया लिखाया है, हर क्लास में इतनी अच्छी परसेंटेज लेती रही है। इसको तो इतनी आसानी से नौकरी मिल जाएगी। वो फौरन ही मोतरिज़ हुआ था। बेशक नौकरी मिल जाएगी बेटा, मगर हम नहीं चाहते ये नौकरी करे। अल्लाह का दिया सब कुछ तो है, फिर क्या ज़रूरत है इसे नौकरी करके खुद को थकाने की। मगर चची जान, ये ज़रूरी तो नहीं होता कि नौकरी किसी ज़रूरत के तहत ही की जाए। लोग शौकिया भी तो नौकरी कर लिया करते हैं। और फिर बियान ने तो इतना पढ़ा है। अभी उसने अपनी बात का इख्तिताम नहीं किया कि चची जान दरमियान से उसकी बात उचक ली। हमने इसको इसलिए नहीं पढ़ा है कि ये नौकरियां करे, इसको तालीम इसलिए दिलवाई है कि इसको शऊर आ जाए, अच्छे बुरे के दरमियान फर्क करना आ जाए, और बस। उन्होंने जैसे बात खत्म कर दी, मगर उसने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो मुसलसल अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ था। अच्छे बुरे के दरमियान फर्क तो जाहिल भी कर लिया करते हैं चची जान, आप ऐसी बात मत करें। अगर इसने पढ़ा है तो इसे ज़ाया मत करें। अगर इसकी पढ़ाई से किसी का फ़ायदा हो जाता है तो ये इसके साथ-साथ हम सभी के लिए सदका जारिया बन जाएगा, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? उसने ज़रा देर को रुककर चची जान के चेहरे की तरफ देखा था, जो अभी भी मोतरिज़ दिखाई दे रही थी। प्लीज़ चची जान, अब कोई एतराज़ मत कीजिएगा। इसे बाहर की दुनिया भी देख लेने दीजिए, और फिर हम अभी बस अप्लाई करेंगे। लाज़मी तो नहीं है कि इसे नौकरी मिल भी जाए। हमारे मुल्क में नौकरियों के जो हालात चल रहे हैं, इससे आप भी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, इसलिए प्लीज़ अब कुछ मत कहिएगा। हमें हमारा ये शौक भी पूरा कर लेने दीजिए। उसने आखिर में दरख्वास्त की थी। चची जान ना चाहते हुए भी चुप कर गई, जो इस बात का सबूत थी कि उन्होंने उसे नौकरी पर अप्लाई करने की इजाज़त दे दी थी। उनसे अपनी बात मनवा लेने के बाद उसने अपना रुख चुप बैठी बिया की तरफ किया। तो मुझे अभी अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ दे दो, वरना फिर मैं भी भूल जाऊँगा, और खुद तुम भी।
न जाने वो क्यों चाहता था बिया नौकरी करे, जबकि उसने एक बार भी खुद उससे ये पूछने की ज़हमत नहीं की थी कि आया वो खुद नौकरी करना भी चाहती है या नहीं। उसे कोई ऐतराज़ था या नहीं, मगर उसके कहने पर उसने इकरार में सर हिला दिया था, जिस पर वो सुकून भरी गहरी सांस लेता उठ खड़ा हुआ। "चची जान, आपने थका दिया।" इस बार वो शरारत से गोया हुआ था। "फ़ुज़ूल की ज़िद करोगे तो थकावट तो होगी ना?" चची जान भी दूबदू हुई थी। जी नहीं, फ़ुज़ूल की ज़िद तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। उसने झुककर अपना कोट उठाया और सीधा होता दोबारा बोला, "अभी आप आराम करें, मैं भी कुछ फ्रेश हो लूँ, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है।" उसने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और मुड़कर चलता कमरे से निकल गया। सिद्दीकी साहब के 2 बेटे अबरार सिद्दीकी और इरफान सिद्दीकी, जबकि एक बेटी आरफा सिद्दीकी थी। अबरार सिद्दीकी की बस एक ही बेटी थी, राबिया, जिसे सब प्यार से बिया कहते थे, जबकि इरफान सिद्दीकी का एक बेटा असद और एक बेटी गुड़िया थी। आरफा की 3 बेटे और एक बेटी थी। आरफा शादी के बाद से कनाडा में मुकीम थी, जबकि अबरार और इरफान दोनों भाई एक ही घर में जॉइंट फैमिली सिस्टम के तहत एक साथ रिहाइश पजीर थे। अबरार और इरफान सिद्दीकी अपना ज़ाती बिज़नेस करते थे, जबकि असद प्रेस में मुलाज़मत करता था। 2 दिन बाद असद एक बार फिर किचन में मसरूफ़ बिया के सामने खड़ा उससे मुखातिब था। "बिया जी।" उसकी पुकार पर वो एकदम चौंक कर उसकी तरफ मुड़ी थी। "मैंने तुम्हारी जॉब के लिए लेक्चररशिप के साथ-साथ एजुकेटर्स की सीट्स पर भी अप्लाई कर दी है, जिसके लिए एस एनटीएस का टेस्ट क्लियर करना मस्ट है, इसलिए तुम एनटीएस की तैयारी शुरू करो।" "क्या होगा इस टेस्ट में?" उसने सवाल किया। "कुछ खास नहीं, बस तमाम सब्जेक्ट्स के मुतालिक थोड़े बहुत जनरल नॉलेज के सवाल होंगे। 100 नंबर का टेस्ट होगा, जिसमें 50% लेना लाजमी है, इसलिए तुम्हें टेस्ट की बहुत अच्छी तैयारी करना होगी।" इस बार उसने टेस्ट की नौइयत तफसील से उससे समझाई थी। "ओके।" उसने इकरार में सर हिलाया तो वो मजीद बोला, "एनटीएस की तैयारी के लिए एक अच्छी हेल्पिंग बुक मेरे पास पड़ी है, जब फ्री हो जाओ तो मुझसे ले लेना।" असद सिद्दीकी उसे अपनी बुक खुद देने की ऑफर कर रहा था, जो कभी किसी को अपनी नोटबुक तक को हाथ नहीं लगाने देता था। मियाँ ने हैरानगी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, "आप अपनी बुक मुझे देंगे? और अगर जो वो खराब हो गई तो?" अपनी चीज़ों, स्पेशली किताबों को लेकर उसकी पॉजिटिव फितरत से वो खूब वाकिफ थी, इसलिए बुक लेने से पहले उससे सवाल कर लिया था। "कोई बात नहीं, बस तुम अच्छे से तैयारी कर लेना।" उसे हैरानगियों की जद में छोड़े वो जिस बेनियाज़ी के साथ आया था उसी तरह पलट गया था। एनटीएस टेस्ट के लिए 15 दिन बाद की डेट कंफर्म हुई थी। रूटीन टफ होने की वजह से उसके पास टेस्ट की तैयारी के लिए टाइम बहुत कम था। वैसे भी रमज़ान की आमद के बाद पहले वो कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ रहने लगी थी। उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल के वो एनटीएस की बुक उठाकर पढ़ने की कोशिश करती, मगर मोटी-सी बुक देखकर चक्कर खाती उसे दोबारा उसकी जगह पर रख देती। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस तरह टेस्ट की तैयारी करे। इसी सोच-विचार में 1 हफ्ता गुज़र गया। अब उसके पास सिर्फ़ 7 दिन बाकी बचे थे। रात दिन की फिक्र में मुब्तला, कई बार उसने प्लानिंग की कि जानबूझकर इस टेस्ट में फेल हो जाए ताकि इस सारे झंझट से जान छूट जाए, मगर दूसरे ही पल अपनी ख्वामखा की नाकामी का सोचकर वो अपने इस ख्याल को रद्द कर देती। असद ने कई बार उससे टेस्ट की तैयारी के बाबत पूछा था। उसने हर बार बहुत अच्छी तैयारी हो जाने का कहकर उसे मुतमईन कर दिया, मगर खुद में मुसलसल बेसुकून थी। एक जबरदस्ती की टेंशन थी जो उसके ऊपर सवार कर दी गई थी, जिसे चाह कर भी वो खुद से दूर नहीं कर सकती थी, क्योंकि असद ने कह दिया था। फिर उसे टेस्ट हर हालत में देना था। टेस्ट से 2 दिन पहले बिला आखिर उसने सीरियस होकर टेस्ट की तैयारी शुरू कर ही दी। उसकी फुर्सत के तमाम लम्हात अब उस ढेर सारे सफ़ों वाली किताब के नज़र होने लगे थे। उन दिनों में किसी भी तरह उसने किसी हद तक तैयारी मुकम्मल कर ही ली। आज 9 बजे उसका टेस्ट था। इस तरह के कोई भी टेस्ट उसने कभी नहीं दिए थे, इसलिए वो कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न का शिकार हो रही थी। असद ने ठीक 8:30 बजे उसे एजुकेशन कॉलेज के बाहर ड्रॉप कर दिया था। कॉलेज गेट पर आने जाने वालों का रश देखकर वो चकरा ही तो गई। वो यहाँ से वापस पलट नहीं सकती थी, इसलिए गहरी सांस लेकर खुद को पुरसुकून करते हुए आखिर उसने कॉलेज गेट से अंदर कदम रख दिया। बाहर से कहीं ज्यादा रश अंदर उसका मुंतज़िर था। उसके कदम एक बार फिर से लड़खड़ाए थे। ऐसा नहीं था कि वो एतमाद से आरी लड़की थी, बस इस तरह की सिचुएशन आज से पहले कभी उसका वास्ता नहीं पड़ा था, इसलिए वो मुसलसल घबराहट का शिकार हो रही थी। तेज़-तेज़ चलती लड़कियों से खुद को बचाती वो आगे बढ़ रही थी, जब किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर बड़े जोश से उसे मुखातिब किया था। "राबिया, तुम यहाँ?" उसने नज़र उठाकर मुखातिब की तरफ देखा तो वो खुद भी पुरजोश सी दिखाई देने लगी। "ओह मारिया, तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हें यहाँ देखकर मुझे किस कदर खुशी हो रही है।" किसी अपने का साथ मिल जाने पर बिया हद दर्जा खुश थी और चहकते हुए अपनी खुशी का इज़हार भी कर रही थी। "हाँ, अंदाज़ा हो रहा था तुम्हारी खुशी का। हद दर्जा बेवफ़ा लड़की हो तुम। यूनिवर्सिटी क्या छोड़ी, हमें भी भुला दिया।" मारिया ने मुँह फुलाते हुए शिकवा किया था।
मुझसे तुम सबके नंबर खो गए थे। उसने दाँत निकोसे, तो मारिया ने मुँह चिढ़ाते हुए उसकी नकल उतार कर उसे डराने की कोशिश की। तुम मेरे साथ चलो, बाकी वो दोनों भी तुम्हें देखेंगी तो तुम्हारी खबर लेंगी। अच्छा तुम चलो, उसने मुस्कुरा कर कहा तो वो दोनों यूँ ही एक-दूसरे से छेड़खानी करती आगे बढ़ गईं। मारिया के कहने के ऐन मुताबिक नईमा और आसिमा ने उसे जी भर कर लताड़ा था। वो मुस्कुराती हुई उनकी डाँट सुनती रही कि गलती खुद उसकी थी। यूनिवर्सिटी से फरागत के बाद से आज तक उसने उनसे राब्ते की कोशिश नहीं की थी। मगर ये भी सच था, अपनी सहेलियों को यहाँ पाकर वो हद दर्जा मुतमईन और खुश दिखाई दे रही थी। शिकवे-शिकायतों में आधा घंटा कैसे गुज़रा पता भी ना चला। घड़ी ने पूरे 9 बजाए तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में से एग्ज़ामिनर ने पुकार कर उन्हें अंदर आने को कहा था, तो वो सब अपने पेन और फाइल सँभालती अंदर दाखिल हो गई। बैठ चुकने के बाद टेस्ट पेपर उनको दे दिया गया था। पेपर हाथ में लिए उसने पूरे हॉल में एक तायराना-सी नज़र डाली थी। असद उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया था। उसने अपनी मुतलाशी नज़रों को दोबारा पेपर पर जमाया और सर झुकाकर पेपर करने लगी। पेपर सॉल्व करते हुए अभी उसे ज़्यादा वक़्त नहीं गुज़रा था जब असद ने उसके करीब होकर धीमी आवाज़ में उसे पुकारा। "भैया, पेपर में कोई मसला तो नहीं?" "नहीं, मुझे आता है पेपर।" एक नज़र उसे देखकर उसने दोबारा सर झुका लिया। "ओके, तुम पेपर सॉल्व करो, मैं यहीं पर हूँ। वापसी पर तुम्हें लेकर जाऊँगा, ओके?" उसने एक बार फिर मुख्तसरन जवाब दिया तो असद हल्की सी मुस्कुराहट उसकी नज़र करता आगे बढ़ गया, जहाँ उसका साथी दोस्त पेपर सॉल्व करती स्टूडेंट्स पर अपना कैमरा फ़ोकस किए हुए थे। असद ने एक जाँचती नज़र पूरे हॉल पर दौड़ाई, फिर जहाँ उसकी नज़र रुकी वो अपने दोस्त को लिए उससे चला आया। "भैया" जो वक़्फ़े-वक़्फ़े से उस पर नज़र डाल रही थी, उसे यूँ एक मॉडल लड़की के करीब खड़े देखकर वो पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई। फिर जितनी देर वो उसकी पिक्चर्स बनाता रहा, वो उसे देख-देख कर अपना दिल जलाती रही, मगर जब टाइम कम रह जाने की आवाज़ बुलंद हुई, तो वो उसकी तरफ से बहुत से शिकवे दिल में लिए दोबारा अपने पेपर की तरफ मुतवज्जो हो गई। घर आकर पूरे 2 दिन तक दिल में पूरी तरह असद से खफ़ा होने के बावजूद उसने अपनी नाराज़गी को असद पर ज़ाहिर करने के बजाय पहले की तरह नॉर्मल रवैया अपनाए रखा था। वो ऐसी ही थी, अपनी ख़फ़गी को किसी पर ज़ाहिर ना करने वाली। अपनी ख़फ़गी को दिल में दबाए बज़ाहिर मुस्कुराती। हाँ, ये ज़रूर होता, जब वो किसी से ख़फ़ा होती तो ख़ामोशी इख्तियार कर लिया करती थी। फिर उस वक़्त तक ख़ामोश रहती जब तक अगला बंदा खुद उसकी नाराज़गी को महसूस ना कर लेता। रमज़ान की बरक़ातें अपने उरूज पर थी, जब ये आज मौसम ख़ासा खुशगवार हो रहा था। उसके साथ घड़ी उसके साथ खड़ी मासी गेस्ट रूम की सफाई करवा रही थी जब गुड़िया ने आकर उसे असद का पैगाम दिया। "अभी आप ही भैया कह रहे हैं आपका रिजल्ट आ गया है, अपना रोल नंबर बता दें।" अच्छा, एनटीएस के उस रिजल्ट की उसे कोई फिक्र नहीं थी, इसलिए लापरवाही से उसे टाल दिया। कुछ असद से उसकी एकतरफा नाराजगी भी चल रही थी, इसलिए वो गुड़िया को भेजकर दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई। गुड़िया को भेजे अभी उसे ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि असद खुद उसके पास चला आया। "भैया, मैंने तुम्हें बुलवाया था।" वो उसके सामने खड़ा सवाल कर रहा था। "मैं मसरूफ थी।" उसे नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की गई थी। असद हैरान ही तो रह गया। उसके रवैये की उसे बिल्कुल समझ नहीं आई थी। चंद सानिये उसको देखने के बाद वो दोबारा बोला था, "अच्छा मुझे अपना रोल नंबर बता दो या फिर एनटीएस टेस्ट की कार्बन कॉपी मुझे दे दो, मैं चेक कर देता हूँ।" उस इससे पहले वो जवाब देती नसरीन ताई अम्मा कुछ तस्वीरें हाथ में लिए उसके नज़दीक आती बोली, "ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मैं ये तस्वीरें कहाँ लगवाऊँ? ताई अम्मा इन्हें आप स्टोर में रखवा दें, ये अब इतनी पुरानी हो गई हैं, दीवार पर टंगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी।" वो अब पूरी तरह चची की तरफ मुतवज्जो थी। इस बार असद ने भी नज़र उठाकर अपने अतराफ में देखा। "खैरियत अम्मी, गेस्ट रूम किस लिए साफ करवाया जा रहा है?" इस बार उसने अपनी माँ से सवाल किया था। तस्वीर मासी को पकड़ाकर वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। "पता नहीं कहाँ मसरूफ रहते हो लड़के, जो घर की ही खबर नहीं होती तुम्हें। उन्हें तो मौका मिल गया था उसे डाँटने का, इसलिए फ़ौरन ही शुरू हो गई थी। जबकि बिया माँ बेटे को आपस में मसरूफ छोड़कर अंदर बढ़ गई थी। माँ की डाँट सुनकर असद हमेशा की तरह मुस्कुरा दिया था। "अच्छा अम्मी, अब तो तवज्जो दी है ना, अब बता दें किसकी सवारी बाद बहारी उतरने वाली है?" माँ का मूड बदलने के लिए वो थोड़ा शौक हुआ था। चची ने एक तेज नजर उसकी तरफ करके कहा, "तुम्हारी फूफू आ रही है। इस बार ईद यहाँ करने का इरादा है उसका। ईद करने की खातिर इतनी दूर से यहाँ आ रही है।" वो हैरान ही तो रह गया। "हाँ तो क्या हुआ, इतने सालों से बाहर है, अच्छा है आएगी तो सबसे मिल भी लेगी।" उन्हें बातों में मसरूफ देखकर मासी अपने काम से डंडी मारने की कोशिश में थी, जबकि बिया अलमारी में घुसी न जाने क्या तलाश कर रही थी। ताई अम्मा की नजर मासी पर पड़ी तो असद को जवाब से नवाजते अंदर आ गई। असद ने बाहर से बिया को पुकारा था, "बिया यार, अब रोल नंबर दे भी दो।" उसे एकदम अपने टाइम के ज़िया का एहसास हुआ था। "आप चलें, मैं लेकर आती हूँ।" उसने अंदर से मसरूफ़ से अंदाज़ में जवाब दिया तो असद वापस पलट गया। इस बार उसकी सहेलियों ने अपना नंबर उसे देने के साथ-साथ खुद उसका नंबर भी उससे ले लिया था। यही वजह थी जैसे ही उन्हें रिज़ल्ट की इत्तला मिली उन्होंने उसे फ़ोन खड़का दिया था। "कैसा रहा तुम्हारा रिज़ल्ट?" आसिमा ने फ़ोन उठाते ही सवाल दाग दिया था। "बस बेहतर" उसने जवाब दिया तो दूसरी तरफ से एक बार फिर सवाल हुआ था। "फिर भी कितना बेहतर?" "बस 85%
क्या 85% को तुम बस कह रही हो? तुम्हारी तो समझो जॉब पक्की। आसमा ने रश किया था। मेरा बस 65% हुआ है। साथ ही उसने अपना रिजल्ट भी उसके गोशगुजार किया। क्या खाक जॉब पक्की? अपनी गवर्नमेंट से इतनी अच्छी उम्मीद मत रखो। मैंने बस 85% लिए हैं, लेने वालों ने 97% तक लिए हैं। हजारों के तादाद में लोगों ने टेस्ट दिया है और सिलेक्ट उन लोगों ने सिर्फ 75 उम्मीदवारों को करना है। उसने खासी तफसील से हकीकत बयान की थी, जिस पर आसिमा ने कहा, मगर तुम्हारी परसेंटेज अच्छी है, तुम अच्छी उम्मीद रख सकती हो। हाँ बिल्कुल, उम्मीद ही पर तो दुनिया कायम है। वो हंसी तो आसिमा तब कर रह गई। तुम अभी भी वैसी ही बुकरात हो। हमने सोचा था पढ़ाई खत्म होगी तो तुम सुधर जाओगी। अब तुमने उम्मीद गलत बंदे से लगाई तो मैं क्या करूं? एकदम ही मूड में आती वो उसे मजीद तपाने लगी तो वो सचमुच तपती हुई फोन बंद कर गई। उसी शाम असद ने उसे 3 दिन बाद होने वाले उसके इंटरव्यू की इत्तला दी थी। वो मुंह बना कर रह गई। जितना वो उस रास्ते से भाग रही थी, उतना ही उसे उस रास्ते पर चलना पड़ रहा था। इंटरव्यू से वापसी पर जब वो घर में दाखिल हुए तो घर में अब मची हलचल ने उन्हें आरफा फूफू की आमद की इत्तला कर दी थी। इसलिए वो दोनों एक साथ ही ड्राइंग रूम की तरफ बढ़े थे। असद ने उससे पहले ड्राइंग रूम में कदम रखा था। वो 2 कदम उसके पीछे थी। अस्सलाम वालेकुम। दोनों ने बैक वक्त सलाम किया तो ड्राइंग रूम में मौजूद सभी अफराद ने उनकी तरफ मुतवज्जो होते हुए सलाम का जवाब दिया था। जबकि आरफा फूफू उनको देख कर अपनी जगह से उठती हुई उनके करीब आई थी तो असद 5th क्लास का स्टूडेंट था जब वो पाकिस्तान से गई थी। इसीलिए उन्हें पहचानने में ज़रा-सी दिक्कत का सामना करना पड़ा। जी, मैं असद सिद्दीकी हूँ। उसने मुस्कुराकर अपना तारुफ पेश किया था। माशाअल्लाह, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। उन्होंने शफ़क़त से उसके सर पर हाथ फेरा था। मम्मी हैंडसम भी तो कहें। आयमा भी उठकर उनके करीब चली आई थी। बिया ने उन्हें मुसलसल असद की तरफ मुतवज्जो देखकर आगे बढ़ने की नीयत से 2 कदम उठाए तो आयमा यकदम उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। मम्मी, नज़र उस पर टिकाए उसने अपनी माँ को पुकारा था, जिन्होंने उसकी पुकार पर उसकी तरफ नज़र की थी। तो ये यकीनन राबिया है। बिलाखिर उन्होंने अपनी तवज्जो से उसे नवाज ही दिया था। वो जवाब में कुछ बोली नहीं, सिर्फ मुस्कुरा दी। माशाअल्लाह, दोनों बच्चों ने खूब कद काट निकाला है। उन्हें साथ ही वो वापस अपनी जगह पर आ बैठी। माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो बच्चे कद काट निकाल लिया करते हैं आरफा। ताई अम्मा ने हंसकर उनकी बात का जवाब दिया था। बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी आप। बच्चों की जवानी माँ बाप को बूढ़ा कर देती है, मगर बेटियों की जवानी तो बुढ़ापे के साथ साथ रातों की नींदें भी उड़ा देती है। उन्होंने एक नजर आयमा पर डालकर कदरे फिक्रमंद लहजे में जवाब दिया था। उन्होंने जो टॉपिक छेड़ा था, इस पर बहस जाने कहाँ तक चलने वाली थी। बिया ने घड़ी में टाइम देखा तो एकदम उठ खड़ी हुई। बैक वक्त सबकी सवालिया नजरें उसकी तरफ उठी थी। मैं चेंज कर लूं, फिर इफ्तारी की त... इफ्तारी की तैयारी भी करनी है। उसने उनकी नजरों में उठे सवाल का जवाब दिया और चुप करके वहां से निकल गई। चेंज करके जब वो किचन में आई तो गुड़िया मासी के साथ खड़ी इफ्तारी की तैयारियों में मसरूफ थी। उसे आते देखकर वो फौरन उसकी तरफ बढ़ी थी। शुक्र बिया आपी आप आ गई, वरना मुझे तो लगता था आज सारा काम मुझे अकेले करना पड़ेगा। खुशी उसके चेहरे पर चमक रही थी। सॉरी चंदा, वो बस अंदर बातों में एहसास ही ना रहा कि तुम अकेली लगी होगी। खैर तुम बताओ कैसी लगी आरफा फूफू और उनकी बेटी आयमा? आरफा फूफू तो ठीक है, लेकिन मगर उनकी बेटी आयमा काफ़ी नकचिड़ी लगी मुझे। गुड़िया ने बिना झिझके तबसरा दिया था। बिया एकदम हँस दी। ऐसे नहीं कहते पागल, मैं ठीक कह रही हूँ आपी। जितनी देर मैं उन लोगों के साथ बैठी रही, मजाल है जो उसने मुझसे बात की हो। अकड़ी हुई सी अपनी मम्मी के साथ जुड़ी बैठी रही मोहतरमा। गुड़िया का अंदाज खासा दिल जला था। बिया अपनी बेसाख्ता उमड़ती हंसी को बमुश्किल रोक सकी थी। तो क्या बात करती वो तुमसे? अभी वो हम लोगों में नहीं है। हम उसे जानते हैं ना वो हमें। ऐसे में वो क्या हम भी उससे ठीक तरह बात नहीं कर सकेंगे? आप जो भी कह लें, बस मुझे वो अच्छी नहीं लगी तो बस नहीं लगी। अच्छा, बस 1000 बार समझाया है, किसी के मुताल्लिक इतनी जल्दी राय कायम मत कर लिया करो। खैर छोड़ो इस बहस को, चलो इफ्तार के लिए पकौड़े बनाते हैं। बिया ने उसकी तवज्जो बटानी चाहिए थी, मगर उसकी सुई अभी भी वहीं पर अटकी थी। बहन ऐसी है तो जाने भाई कैसे होंगे? मतलब? बिया दोबारा से उसकी तरफ मुतवज्जो हुई थी। आयमा के भाइयों की बात कर रही हूँ। बिया अभी भी उसकी बात के मफ़हूम को नहीं समझी थी, इसलिए हुनूस उन्हीं नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी, जिन्हें समझकर गुड़िया ने कदरे तफ़सील से उसे बताया। आरफ़ा फूफू के बेटे ज़रूरी काम की वजह से उनके साथ नहीं आ सके हैं। चंद दिन तक वो भी तशरीफ़ ले आएँगे। उन्हीं के मुताल्लिक कह रही हूँ, जब बहन मोहतरमा ऐसी है तो जाने भाई लोग कैसी फ़ितरत के मालिक होंगे। बिया इस बार खुलकर हँसी थी। तुम भी ना गुड़िया, अभी वो बेचारे आए भी नहीं और तुमने उनसे बैर बाँध लिया। जब वो आएँगे तब उन्हें देख लेंगे। तुम क्यों अभी से खुद को हलकान कर रही हो? बिया आपी आप मेरा मज़ाक उड़ा रही हैं। वो उससे भी ख़फ़ा होने को थी। हरगिज़ भी नहीं, मैं ऐसी जुर्रत कर सकती हूँ? भला तुम तो मेरी प्यारी सी बहना हो। वो प्यार भरे अंदाज़ में उसे बहला रही थी। और वो बहल भी गई थी। आप बहुत अच्छी हैं भी आपी, वो प्यार से उससे लिपटी थी।
तुम भी अच्छी हो और अब बस सीरियस होकर काम की तरफ ध्यान दे लो। इफ्तार में सब हमारी बातों से पेट हरगिज़ भरने वाले नहीं है। उसने शरारत से उसका कान खींचा तो वो भी हँसती हुई उससे अलग होती, काम में उसकी मदद करवाने लगी। गुड़िया ने ठीक कहा था, आयमा वाकई अक्खड़ मिजाज की लड़की साबित हुई थी। उसका मूड होता तो उनके पास आती, उनसे बात करती, वरना वो सारा टाइम अपने कमरे में गुजार देती और जब वो उनके पास आई तो भी अपनी ही बात किए जाती, उन्हें बोलने का मौका ही ना देती। गुड़िया तो शुरू दिन की तरह उससे नाक चढ़ाए हुए रहती, जबकि बिया चुप करके उसे बर्दाश्त कर लिया करती थी। उनकी आमद से चंद दिन बाद आरफा पप्पू के एक और बेटे की आमद हुई थी। दूसरा बेटा एक बार फिर किसी काम में अटक कर आने से रह गया था। मुकर्रम आइमा से बिल्कुल अलग फितरत का मालिक था। वो सबके साथ अच्छे से पेश आता और अपना ज़्यादा वक़्त उन्हीं लोगों के साथ स्पेंड करता। जब से मुकर्रम की आमद हुई थी, आइमा अक्सर कमरे से बाहर दिखाई देने लगी थी। मगर हैरत की बात तो ये थी, वो अपना ज़्यादा टाइम असद के साथ गुज़ार रही थी और खुद असद भी उसके साथ खुश दिखाई देने लगा था। बिया एक बार उससे खफा होने को तैयार थी, मगर इससे पहले बिल्कुल अचानक और बिन बतलाए उसकी तीनों सहेलियों ने आकर उसे चौंका दिया। तुम लोग कम से कम आने से पहले मुझे बता देते तो फिर सरप्राइज कैसे देते। मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम लोगों को देखकर। खुशी का इजहार बरमला किया गया था और हमें खुशी हो रही है तुमसे मिलकर। जवाब दो-बदो मिला था। चारों ने एक दूसरे की नजरों में देखा, कुछ समझा और खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसी पल असद उसके कमरे में दाखिल हुआ, मगर उन लोगों को वहां देखकर फौरन ही बाहर निकल गया। ओए, ये कौन था? फौरन ही सवाल उठा था। जाने उसे क्या काम था जो उसके कमरे तक आया था। बिया फौरन उसके पीछे लपकी थी, मगर जब तक वो बाहर आई वो जा चुका था। वो वापस अंदर आई तो नईमा ने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया था। ये कौन था? असद। कौन असद? मेरा कजिन। तुमने कभी बताया ही नहीं। सवाल बढ़ने लगे थे। क्या बताती, वो बात समेटने के चक्कर में थी। यही कि तुम एक अदद हीरो जैसे कजिन भी रखती हो। आसिमा के लफ्जों में हल्का सा शिकवा था, जिसे महसूस करके वो एकदम जोर का हंसी थी, मगर उन तीनों के बिगड़े मुंह को देखकर उसने फौरन अपनी हंसी को कंट्रोल में किया था। तुम लोग भी ना जो दिल में आता है कहती चली जाती हो। ऐसा कुछ गलत भी नहीं कहा हमने। अंदाज अभी भी दिल जला था। अच्छा बस छोड़ो, ये बताओ क्या खाना पसंद करोगी? मैं इफ्तार में वही कुछ तैयार करवा दूं। नहीं, आज तो हम बस तुमसे मिलने आए हैं, फिर कभी आएंगे तो खाना भी खाएंगे। अभी बस तुम हमारे पास बैठो, हमसे बात करो। मारिया ने खींच कर उसे अपने बराबर में बिठा लिया। मगर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम लोग बिना कुछ खाए चली जाओगी तो फिर रोजा तोड़ दे तुम्हारे लिए। आसमा ने एक बार फिर तेवर बदले थे। हमेशा मुंह फाड़ कर बोलती रहो, बाज आ जाओ अपनी इस आदत से। बिया ने उसे डपटा था। हाँ, तुम मेरी सास हो ना, जो तुम्हारी बात मान लूं। उसने मुंह बनाया तो वो सब एक बार फिर उसके अंदाज पर हंस पड़ी थी। अच्छा, अब लड़ाई मत शुरू कर देना। आसिमा को फिर से कुछ बोलने से पहले ही मारिया ने टोक दिया, तो कुछ बोलने को खुलता उसका मुंह दोबारा बंद हो गया। बिया, तुमने पूछा ही नहीं कि हम तीनों एक साथ कैसे तुमसे मिलने चले आए। तुम लोगों ने पूछने की नौबत ही कब आने दी। आते ही तो चोचे लड़ाना शुरू कर दी थी। उसे जवाब देकर वो मजीद बोली, अब बताओ एक साथ आमद की वजह। ये अपनी आसमा पिया देसी धारने वाली है ईद के बाद। उसी की उसी की शॉपिंग के लिए हम तीनों एक साथ निकले थे। फिर सोचा लगे हाथों तुमसे मुलाकात करके तुम्हें भी दावतनामा देते जाएं। मारिया ने वजह बयान की थी। बहुत मुबारक हो आसमा, अल्लाह तुम्हारा नसीब बुलंद करे, आमीन। उसने दिल से उसे दुआ से नवाजा था। हमारे लिए भी दुआ करो बाबा जी। मारिया ने उसे छेड़ा था। वो बुरा मनाए बिना मुस्कुरा दी, फिर बोली, फिर मुझे दुआ कौन देगा? असद के होते तुम्हें किसी दुआ की क्या जरूरत है? मारिया के सवाल पर उन तीनों ने बेक वक्त सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा था। उसके सवाल पर एक पल के लिए उसने उनकी तरफ देखा, दूसरे ही पल सर झुका गई। लाजमी तो नहीं है जो तुम लोग सोच रही हो वैसा ही हो। न चाहने के बावजूद भी हल्की सी उदासी उसके लफ्जों के साथ उसके चेहरे पर झलकी थी। क्यों, क्या वो किसी और को पसंद करता है? फौरन ही सवाल उठा था। मुझे नहीं मालूम, लाइल्मी का इजहार हुआ था। फिर क्या मसला है? एक और सवाल हुआ था। चंद पल की खामोशी के बाद उसने कहा, जैसी लड़कियां उसे पसंद है मैं वैसी नहीं हूँ। उसका सर झुका हुआ था। तो तुम खुद को उसकी पसंद के सांचे में ढाल लो। ऐसा नामुमकिन है। पूरी तरह मायूसी उसके चेहरे पर आन सजी थी। क्यों, क्या मुश्किल है? आखिर किस टाइप की लड़कियां पसंद है मोहतरम को? उन लोगों की दिलचस्पी हनूज बरकरार थी। इंतहाई मॉडर्न। मायूसी मजीद बढ़ने लगी थी। ओह, बहुत मोहब्बत करती हो उससे? मारिया ने बड़े धीमे से इस्तफसार किया था। हाँ, झुके सर के साथ उसने वो एतराफ किया था जो आज तक वो खुद से भी छिपाती रही थी। ये भी तो हो सकता है जैसा तुमने फील किया हो ऐसा कुछ ना हो, असद को ऐसी लड़कियां पसंद ना हो। कब से चुप बैठी नईमा ने बड़े पते की बात की थी, जिस पर वो फौरन सर उठाकर बोली थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है यार। और उस वक्त एक चलता फिरता सबूत आयमा की शक्ल में मेरे घर में मौजूद है। मोहतरम असद साहब ने कभी मेरे साथ बैठकर यूं खुशगपियां नहीं लगाई जिस तरह उसके साथ लगाते दिखाई देते हैं। उसके लफ्ज लफ्ज में शिकवा था। उसकी नजर से बचते हुए उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट को हज़म किया था। आयमा की बात मत करो तुम।
उसे 101 तरीके आते होंगे दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के और तुम ठहरी निकम्मी तरीन। आसमां ने उसे गैरत दिलाना चाही थी। तो फिर क्या करूँ? खुद को जानबूझकर पेश करूँ? वो जी भर के जली थी। मेरे दिमाग में बड़ा अच्छा आइडिया आया है। मारिया एकदम काफ़ी पुरजोश दिखाई देने लगी थी। क्या वो तीनों बैक वक़्त उसकी तरफ मुतवज्जो हुई थी। मारिया ने उनके करीब खिसक कर अपना आइडिया उनके गोश-गुज़ार किया। तो सबसे पहले बिया एतराज़ करती दूर हटी थी। मैं हरगिज़ भी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। उसकी तरफ कतई इनकार हुआ था। नहीं करोगी तो अपने असद से हाथ धो लोगी। उसने उसे डराना चाहा। बिया ने हिचकिचाई नज़रों से उनकी तरफ देखा था। मोहब्बत में सब जायज़ है यार, वो उसे दिलासा देती मज़ीद बोली थी। अपनी अना को अज़ीज़ रखोगी तो मोहब्बत को हार दोगी। उसने चंद पल के लिए कुछ सोचा, फिर नीम रज़ामंद लहजे में पूछा, बताओ मुझे क्या करना होगा? ये हुई ना बात। उस इस बार उसका हौसला बढ़ाती वो उसकी तरफ झुकी, उसे समझाने लगी थी। हैंड फ्री कानों में सेट किए सेलफ़ोन दुपट्टे में छुपाए वो असद के कमरे में दाखिल हुई थी, जहाँ वो कुछ झुक लैपटॉप पर झुका अपने किसी काम में मसरूफ़ था। आहट की आवाज़ पर उसने सर उठाकर उसकी तरफ देखा तो वो फ़ौरन बोली, ताई अम्मा पूछ रही हैं आज आप इफ्तार घर पर करेंगे? अभी मैं कुछ कन्फ़र्म नहीं कह सकता। उसे जवाब देकर सर दोबारा झुका लिया गया था। अच्छा, वो वापस के लिए पलटी थी जब अचानक कमरे के अतराफ़ में नज़र दौड़ाई। वो हल्के से बड़बड़ाई, स्टडी टेबल बिखरी पड़ी है। कुछ कहा तुमने? असद फ़ौरन ही उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ था। नहीं तो वो एकदम बौखला सी गई थी। इससे पहले कि कमरे से निकलती हैंड फ्री के ज़रिए कानों में पड़ती है मारिया की आवाज़ ने उसके बढ़ते कदमों को रोक दिया था। आगे बढ़कर तुम सब किताबों को तरतीब दे दो। हुक्म की तामील करती वो आगे बढ़ी और टेबल पर बिखरी किताबों को समेटने लगी। रहने दो बिया, मैं खुद सेट कर लूँगा। इट्स ओके, मैं कर देती हूँ। उसके हाथ तेज़ी से किताबों को समेटने लगे थे, जब असद की आवाज़ दोबारा उसके कानों में पड़ी। ये सब आयमा मैडम के कारनामे हैं। जाने किस बुक की तलाश में मेरी सारी किताबों को उधेड़ कर रख दिया। हरकत करते उसके हाथ अपनी जगह साकिन हुए थे। जलन की हल्की-सी लहर दिमाग से दिल तक गई थी। हमें कभी पसंद आई किताब को छूने तक नहीं दिया और उसके किताबों को बिखेर बिखेर देने तक की इजाज़त मिल गई। एक पल के लिए उसका दिल चाहा कि हाथ मारकर दोबारा से सारी समेटी किताबों को बिखेर दे, मगर ज़ब्त करती किताबों को उनकी जगह पर रख कर वो कमरे से बाहर आ गई। अगले प्लान के तहत नमाज़ तरावी की अदायगी के बाद असद की वापसी पर वो उसके फेवरेट कलर का ड्रेस जेब तन किए हल्के से सिंगार के साथ अपने और उसके लिए चाय के कप ट्रे में सजाए लाउंज में दाखिल हुई थी, जहां वो आयमा के साथ बैठा बड़े खुशगवार मूड में बातों में मसरूफ था। उसका दिल जलकर खाक होने को था जब मुकर्रम ने पुकार कर उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। राबिया, आप वहां रुक क्यों गई हैं? अंदर आ जाएं। वो उसे अंदर आने की दावत ऐसे दे रहा था कि राबिया के बजाय वो इस घर का मकीन है जो मेहमान के साथ मेज़बानी निभाने की कोशिश कर रहा था। अब ये तो तय था, वो चाय लेकर असद की तरफ बढ़ने वाली ही नहीं थी, इसलिए बड़ी सहूलियत से बहाना बनाती वहीं रुकी रही थी। मैं गुड़िया की तलाश में यहाँ आई थी, मगर वो तो इस वक़्त सो जाती है भैया। असद भी उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया था, वो दाँत पीस कर रह गई। मुझे पता है, मगर आज उसके सर में दर्द था, उसने खुद मुझे चाय बनाने को कहा था। जवाब देकर वो पलटने को थी जब आयमा ने उसे पुकार कर कहा, गुड़िया तो अब सो गई है राबिया, आप ये चाय हमें पिला दें। उसकी फरमाइश ने तो गोया सारी हद ही ख़त्म कर दी। उसका दिल बड़ी शिद्दत से चाहता कि आगे बढ़े और चाय के दोनों कप आयमा के ऊपर उलट दे, मगर वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। इसलिए एक बार फिर ज़ब्त करती आगे बढ़ी और उनके करीब आकर ट्रे साइड टेबल पर जैसे पटक सी दी। वो जल्द अज़ जल्द उनके सामने से हट जाना चाहती थी, मगर असद की पुकार ने एक बार फिर उसके बढ़ते कदमों को रोक लिया था। "क्या तुम कहीं जा रही हो बिया?" उसने ज़रा-सा गर्दन को खम देकर इंतहाई बेबसी से उस शख़्स की तरफ देखा था जिसके लिए उसने ये सारा एहतमाम किया था, मगर वो बिल्कुल अनजान था। उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए उसे कितने जतन करने पड़ रहे थे, और जब उसने उसे तवज्जो से नवाजा भी तो किस तरह। उसकी आंखों में हल्की सी नमी उतरने लगी थी। जब्त की जाने कौन सी मंजिल पर पहुंचकर उसने बड़ी हल्की सी आवाज में जवाब दिया था, नहीं। उसे जवाब देकर वो बड़ी तेजी से वापसी के लिए पलटती बाहर निकलने को थी जब मुकर्रम ने कहा था, राबिया, आप पर ब्लैक कलर बहुत सूट कर रहा है। एक पल के लिए दुनिया जैसे थम सी गई थी। वो बात जो वो असद के मुंह से सुनने की ख्वाह थी, वो कोई दूसरा बड़े आराम से कह गया था। उसे अपना दिल बेजान सा महसूस हुआ, मगर वो रुकी नहीं थी। उसी तेज रफ्तारी से चलती वो अपने कमरे में दाखिल हुई और दरवाजा बंद करके बेड पर गिर सी गई। जब्त की सारी हदें टूटी और आंसुओं का सैलाब उसकी आंखों से रवां हो गया। मोहब्बत रूह को ऐसे भिखारी बना देती है कि वो अपना खाली कश को लिए महबूब के कदमों में खुद को रोल देने को बैठ जाती है। उसके बाद भी खाली कशकोल उसका मुकद्दर बने तो वो चीखती बेमोल होकर रह जाती है। उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। वो जितना मोहब्बत की राह पे चलने की कोशिश कर रही थी, उतने ही उसे सब रास्ते बंद मिल रहे थे। इस बिना मंजिल के सफर ने उसे बुरी तरह थका डाला था। यही वजह थी इस बेमंजिल की तरफ सरपट दौड़ते अपनी दिल को उसने ज़ब्त की लगाम लगाकर रोक देने की कोशिश की थी। अपनी
इस कोशिश के बाद उसने मारिया, नईमा और आसमा की लाख मिन्नतों समाजतों के बावजूद भी उसे पलटकर उस तरफ नहीं देखा था जहां से जख्म जख्म होती वह मुश्किल वापस आई थी। आरफा फूफू ने मुकर्रम के लिए बिया का हाथ मांग लिया था। यूं तो इस रिश्ते में एतराज लायक कोई बात नहीं थी सिवाय इसके कि मुकर्रम से शादी के बाद बिया उनसे बहुत दूर चली जाएगी। घर के बड़े अभी इस रिश्ते को लेकर सोच और विचार कर रहे थे, मगर बिया के कानों में इस रिश्ते की खबर पड़ी तो वो चुप ही रही। मगर जब उसे बताने से इस्तफसार किया गया तो बिना सोचे समझे उसने शादी के लिए रजामंदी दे दी। जब मोहब्बत मुकद्दर में ही नहीं तो वक्त जाया करने का फायदा था। मुकर्रम तक उसकी हाँ पहुंची तो वो उससे बात करने उसके पास आ पहुंचा। हेलो भैया, वो जो किचन समेट कर अपने कमरे की तरफ जा रही थी उसकी पुकार पर रुक गई। जी। बड़े धीमे से अंदाज में उसने ऐसे कहा जैसे अपने रोकने की वजह पूछना चाह रही हो। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, उसने बड़े आराम से फरमाइश करके उसे मुश्किल में डाल दिया था। इस वक्त हम सुबह भी तो बात कर सकते हैं। अपने अतराफ में पहले रात के अंधेरे को देखकर वो हिचकिचाहट का शिकार हुई थी। अभी बात करने में क्या हर्ज है? कोई मसला है या मुझ पर एतबार नहीं है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। उसने उसकी गलतफहमी दूर करना चाही थी, जिस पर वो फौरन बोला था। तो फिर चंद पल उसकी सिम देखते रहने के बाद वो मजीद बोला, अब तो हम बात करने का पूरा हक रखते हैं भैया। आखिर में उसके लहजे में अपने रिश्ते को लेकर इस्तेहकाक उतर आया था। वो कुछ भी ना बोल सकी थी क्योंकि सामने खड़े शख्स से वो अब चाह कर भी फरार हासिल नहीं कर सकती थी और अब फरार का कोई फायदा भी नहीं था। अपने सारे रास्तों का रुख वो तो उसकी तरफ मुड़ चुकी। उसकी चुप को उसकी रज़ामंदी समझकर उसे साथ चलने का इशारा करके उसने लॉन की तरफ कदम बढ़ा दिए तो बिना किसी एतराज़ के उसने भी उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। और अब लॉन चेयर्स पर बैठे वो एक दूसरे के मुकाबिल थे। दोनों तरफ खामोशी तारी थी। वो अधूरी सी बैठी उसके बोलने की मुंतज़िर थी जबकि वो बड़ी फुर्सत से बैठा उसे सुनने की चाह लिए हुए था। एक दूसरे के बोलने के इंतज़ार में कितने ही पली हुई खामोशी के नज़र हुए जा रहे थे। जब मुकर्रम ने बात का आगाज़ करके खामोशी का गला घोंटा था। "इतनी चुप क्यों है भैया? कोई तो बात करे।" उसकी फरमाइश पर उसने सर उठाकर ज़रा देर को उसकी तरफ देखा था। उसे अपनी ही तरफ मुतवज्जो देखकर दोबारा सर झुकाती आहिस्ता से बोली थी, "आपने कोई बात करना थी।" उसने जैसे उसे कुछ याद दिलाना चाहा। वो मुस्कुरा दिया, "हाँ, मुझे याद है। बस सोचा थोड़ी मज़ीद गुफ्तगू कर लूँ ताकि आपको मुझे और मुझे आपको समझने में आसानी हो जाए।" जाने क्यों वो उसे देखकर इस कदर मुस्कुराता क्यों था, वो मज़ीद सर झुका गई। किसी को अपना आप समझाना या किसी को समझ लेना इतना आसान नहीं होता मुकर्रम जी। वो एकदम सीधी हो बैठी थी। दूसरे लफ्जों में आप इसे मुश्किल कह रही हैं। उसने सवाल किया था। वो इकरार में सर हिला गई तो वो उसकी तरफ झुकता मुतबस्सुम लहजे में बोला, मुश्किल है मगर नामुमकिन तो नहीं। गोया लाजवाब किया गया था। वो कुछ ना बोली। आपको पता है आप बहुत अच्छा बोलती हैं बिया। वो जब भी उससे मिलता था उसकी शख्सियत का एक नया पहलू उसके सामने लाता था। उसको जवाब देने को उसके पास कुछ नहीं था। मैंने कभी लड़कियों में दिलचस्पी महसूस नहीं की या शायद इस सब के लिए कभी फुर्सत ही नहीं मिली। मगर जाने आपकी शख्सियत में ऐसा कौन-सा सहर है जिसने खुद ब खुद मेरी तवज्जो आपकी तरफ मबज़ूल कर दी। आप बहुत अच्छी हैं बिया, इतनी अच्छी कि मेरे दिल ने आपके साथ की तमन्ना कर दी। अपनी कैफ़ियत उस पर आश्कार करता वो चंद मिनट के लिए चुप हुआ। फिर ज़रा तवक़्क़ुफ़ के बाद दोबारा गोया हुआ। मैं ये नहीं कहता कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। मैं अभी अपने दिल में आपके लिए मोहब्बत महसूस नहीं करता हूँ, मगर मुमकिन है कि मैं आपसे शदीद मोहब्बत महसूस करने लगूँ। अजीब था वो शख़्स और उससे बढ़कर उसका दिल अजीब था, जो अपनी कैफ़ियत को खुद समझ नहीं पा रहा था। एक तरफ उसके साथ की तमन्ना कर रहा था, तो दूसरी तरफ उसे मोहब्बत से इनकार ही हो रहा था। मोहब्बत की इस अजीब सी इनायत पर वो दम साधे बैठी थी। जब उसने मोहब्बत के पीछे भागने की कोशिश की थी तो वो उससे मीलों फासले पर जा खड़ी हुई थी और उसने अपने रास्ता जब खुद उसने अपना रास्ता बदल लिया था तो मोहब्बत उसके करीब खड़ी उसके दिल में उतरना चाह रही थी। उसने सर झटक दिया। मोहब्बत की इस इनायत की उसे कतई ज़रूरत नहीं थी। मुकर्रम पूछ रहा था, "आप इस रिश्ते से खुश तो हैं ना?" ज़ुबान तक आते नाक को दाँतों तले दबाए उसने बदिक्कत मुस्कुराते हुए इकरार में सर हिलाया था। मुकर्रम खुश हो गया। इस समय उन दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट सजी थी। फ़र्क सिर्फ़ ये था कि एक के चेहरे पर फ़ख्र भरी मुस्कुराहट थी तो दूसरे के चेहरे पर दिली खुशी चमक रही थी। अपने कमरे की खिड़की से उन्हें देखता असद बड़ी ख़ामोशी से उन्हें खुश होता देखकर पीछे पलट गया था। राबिया और मुकर्रम की मंगनी की रस्म के लिए जुमतुल विदा का दिन मुकर्रर किया गया था, जबकि उनके निकाह के लिए ईद के बाद का इरादा किया जा रहा था। इसी वजह से उनकी मसरूफियत में एकदम इजाफा हुआ था। बिया इस सब गहमा-गहमी से अनजान बनी ज़्यादा वक़्त अपने कमरे में गुज़ारने लगी थी। बिया के लिए मंगनी का जोड़ा मुकर्रम खुद अपनी पसंद का लेकर आया था।
जिसे इस वक़्त वो अपने सामने रखे गुमसुम सी बैठी थी। वो इस जोड़े को पहनना नहीं चाहती थी, उसे सुर्ख रंग भी पसंद नहीं था। नापसंदीदगी के बावजूद वो उसे सामने रखे खुद को आने वाले वक़्त के लिए तैयार कर रही थी। काश असद ये सब ना करता या उसकी पसंद ही इतनी अलग ना होती तो वो उससे ज़रा-सी उम्मीद बाँध लेती। इस समय कितनी ही हसरतें थी तो उसके सामने सर उठा रही थी, जिन पर वो गौर करना नहीं चाहती थी, मगर फिर भी ज़हनी तौर से उन सब की तरफ ढकेलने में ज़रा-ज़रा कामयाब हो रही थी। इससे पहले वो पूरी तरह हसरतों में डूब जाती, खुद को सँभालते हुए उसने उसे सर झटका, जैसे तमाम ख्वाहिशों, ख़यालों को खुद से दूर झटक देना चाहती हो। नज़र उठाकर उसने घड़ी की तरफ देखा, रोज़ा खुलने में थोड़ा ही वक़्त बाकी था। इफ्तार से पहले उसे तैयारी शुरू कर देना चाहिए थी। क्योंकि इफ्तार के फ़ौरन बाद मंगनी की रस्म शुरू हो जाना थी। मंगनी के इस तकरीब में ख़ानदान के चंद और लोगों को भी मदऊ किया गया था। यही वजह थी बाहर एक अलग रौनक लगी हुई थी। उसने इस मंगनी की सरसरी सी खबर अपने दोस्तों को भी दी थी, जिस पर उनकी ज़बरदस्त नाराज़गी के बाद उनके आने की उसे कतई कोई उम्मीद नहीं थी। खुद को थका देने वाली सोचों से बाहर निकाल कर उसने गहरी साँस भरकर खुद को आने वाले वक़्त के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। खिलाफ़े तवक्को मारिया उस इस तकरीब में शिरकत करने चली आई थी। उसे सामने देखकर वो अज़हद हैरान हुई थी, जिस पर उसने कहा था, "तुम्हारे इतने अहम इवेंट को मिस कर देती।" ममनून होती वो सर झुका गई थी। इफ्तार के बाद मारिया और गुड़िया उसे हॉल में ले आई, जहाँ तकरीब का इंतज़ाम किया गया था। उसने झुके सर के साथ ज़रा-सी नज़र उठाकर अपने अतराफ़ में देखने की कोशिश की थी। हर कोई खुश दिखाई दे रहा था, मगर इन सब में असद कहीं कहीं भी नहीं था। उसे ज़रा-सी हैरत हुई थी। उसी पल चची जान ने गुड़िया को पुकार कर कहा, "गुड़िया जाओ ज़रा असद को बोलो अभी तक मिठाई नहीं आई है। भैया मिठाई लेने ही गए हुए हैं।" गुड़िया के जवाब पर चची दोबारा बाहर चली गई थी, जबकि वो बड़ी ज़ख्मी सी हँसी हँस दी। असद की इस गैर हाज़िरी से दिल ख्वाह-मख्वाह ही खुशफ़हम होने लगा था कि कहीं असद के दिल में उसके लिए जगह तो नहीं बन गई। फ़िल्मों और कहानियों की तरह ऐन वक़्त पर उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत तो नहीं जाग उठी। मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। ना तो मोहब्बत ने अंगड़ाई ली थी, ना जगह की गुंजाइश उठी थी। वो तो खुद इस उसी तकरीब की अदायगी में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। खुद पर हँसते इस समय अगर खुद असद उसे देख लेता तो शायद उसके लिए सोचने पर मजबूर हो जाता। नक्सक से तैयार मुकर्रम उसके बराबर में आकर बैठा तो झक्कड़ देने वाली इन सोचों से उसने खुद को निकाल कर खुद को सीधा किया। मुकर्रम उसकी तरफ झुका सरगोशी कर रहा था। इस समय मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं आपको अपने पसंदीदा रंग में तैयार हुए देखूँ। लोगों की मौजूदगी ने शायद उसकी ख्वाहिश को हसरत में बदल दिया था। वो कुछ भी ना बोल सकी। उसे क्या बताती कि उसे इस सुर्ख रंग से, इस माहौल से और खुद अपने आप से शदीद वहशत हो रही है। जो फैसला उसने किया था वो खुद को उस पर कायम रहने की दुआ कर रही थी। मारिया न जाने कहाँ थी, उसने सर उठाकर उसे ढूँढने की कोशिश नहीं की थी, कि अब उसमें मारिया की लैन-तैन सुनने की हिम्मत नहीं बची थी। तकरीब का आगाज़ हो चुका था। आरिफ़ा फूफू ने डायमंड की नाज़ुक सी रिंग मुकर्रम के हाथ में पकड़ाई थी, जिसे देखकर उसने बड़ी नामहसूस अंदाज़ में अपने खुले हाथ को मुट्ठी बनाए अपनी गोद में गिरा लिया था, जिसे मुकर्रम ने उसी पल बड़ी बेतकल्लुफ़ी से अपने हाथ में लेकर थाम लिया था। उसके लम्स से हल्का-सा करंट उसके पूरे वजूद में दौड़ा था। उसने तेज़ी से सर उठाया तो नज़र जाकर सीधी उस सितमगर से जा मिली जो एक तरफ को खड़ा उसी पर नज़र टिकाए हुए था। न जाने उसे क्या हुआ था, मुकर्रम के हाथ में दबे अपने हाथ की उँगलियों को उसने सीधा किया तो मुकर्रम ने फ़ौरन मंगनी की रिंग उसकी उँगली में डाल दी। ना तो वक़्त थमा था, ना उसका दिल बंद हुआ था। बड़ा अचानक ही आसानी के साथ वो लम्हा गुज़र गया था, जिसको सोच-सोच कर वो तब से खुद को हलकान किए जा रही थी। अब वो मुकर्रम की अमानत थी। अब उसे अपनी सोचों में भी मुकर्रम को ही सोचना था। अपनी तरफ से उसने असद सिद्दीकी का बाब बंद कर दिया था। मंगनी की रस्म अदा हो चुकी थी, इसलिए हर तरफ मुबारक सलामत का शोर बुलंद हो रहा था। कुछ देर चुप करके बैठे हुए उसने इस माहौल का हिस्सा बनने की कोशिश की थी, मगर अपनी बढ़ती हुई घबराहट से तंग आकर उसने थोड़ा फासले पर खड़ी मारिया को इशारे से अपने पास बुलाकर कमरे में ले जाने की दरख्वास्त की थी, जिस पर उसने बिला चूँ-चरा अमल करते हुए उसे उसके कमरे में पहुँचा दिया था। उसे छोड़कर वो पलटने को थी, जब उसने कहा, "मुबारकबाद नहीं दोगी?" वो पलटी नहीं थी, बस गर्दन मोड़कर ज़रा देर को उसकी तरफ देखकर बिना किसी तअस्सुर के उसे मुबारकबाद दे दी। "तुम्हें मुबारक हो।" उसके रवैये से उसके दिल पर भूसा-सा पड़ा था। "मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोग मुझसे इतना नाराज़ क्यों हो?" मारिया चुप सी वहीं रुकी रही। वो अपनी जगह से उठकर उसके करीब चली आई। "जो कुछ भी हुआ, इसमें मेरा कसूर मुझे बताओ ताकि मुझे इस शदीद नाराज़गी की वजह मालूम हो सके। जो भी हुआ मुझे नहीं लगता इसमें मेरा कोई कसूर है। तुम लोगों के कहने पर वो कुछ भी किया जो मैं खुद कभी करने का सोच भी नहीं सकती थी। अब खुद असद कुछ और चाहता है तो मैं क्या करती?
एक तो मोहब्बत में नाकामी, ऊपर से दोस्ती की नाराज़गी, वो एकदम काफ़ी निढाल दिखाई देने लगी थी। मारिया को इस समय वो काबिले तरस लगी थी, जब ही कदमों को मोड़ती उसकी तरफ पलटी थी। तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने खुद नाकामी अपने मुकद्दर में रकम कर दी थी। जानबूझकर तुमने अपनी मोहब्बत को दूसरों की झोली में डाल देने को छोड़ दिया है। और सबसे बड़ा कसूर तो तुम्हारा ये है कि तुमने उस शख्स को अपने साथ जोड़ लिया है जिसे तुम नापसंद करती हो। ऐसे में ना तुम उसे कोई खुशी दे सकोगी और ना उससे मिलकर खुशी को महसूस कर सकोगी। खुद पर तो ज़ुल्म किया, उस बेचारों को भी इस ज़ुल्म का निशाना बना लिया। मारिया कब से भरी बैठी थी। अब मौका मिलते ही उसने अपनी सारी भड़ास उस पर निकाल दी। जिस पर मियाँ ने भरी आँखों के साथ बस इतना कहा था, मुकर्रम मुझे पसंद करता है, मगर तुम उसे पसंद नहीं करती हो। मैं कोशिश करके उसे पसंद करने लग जाऊँगी। बड़ा बचकाना सा अंदाज़ था उसका। मारिया एकदम तंज़िया हँसी थी। अगर ये कोशिश असद के लिए करती तो आज खड़ी रो ना रही होती। उसके तर्ज पर बिया ने एकदम हाथ उठाकर अपने गाल पर बहते आंसुओं को महसूस करने की कोशिश की थी। वो वाकई रो रही थी, वो रोना नहीं चाहती थी मगर आंसू उसके आंखों से मुसलसल बहे जा रहे थे। उसने उन्हें बहने दिया था। मैं खुद को वैसा नहीं बना सकती जैसा असद चाहता था। मोहब्बत में महबूब के लिए सब कुछ करना पड़ता है। राबिया इलाही, तुमने तो पहले ही कदम पर हार मान ली। शायद मारिया उसे जी भरकर पछताओं की नजर कर देने का तैयार किए हुए थी। मैंने असद की आंखों में आइमा के लिए पसंदीदगी महसूस की है। उसने एक पल को मारिया की तरफ देखा, फिर फौरन बोली, मेरी मोहब्बत एकतरफ़ा थी और एक तरफ़ा मोहब्बत में वो सब कर देने के बाद भी मुझे कुछ ना मिलता। उसने जैसे बड़ी पते की बात की थी, मगर मारिया ने फौरन ही उसे हवा में उड़ा दिया। अच्छा, और ये जो तुमने मुकर्रम से रिश्ता जोड़ा है, एकतरफ़ा नहीं है तो और क्या? उसने इस्तफ़हामिया नज़रों से उसकी तरफ देखा था। इस रिश्ते में मोहब्बत कहीं नहीं है। उसने जवाब दिया, पसंदीदगी तो है, वो भी एकतरफ़ा। मारिया दूबदू हुई थी। मिया ने लाजवाब होकर उसकी तरफ देखा और दूसरे ही पल सर झुका गई। मारिया के दिल को कुछ हुआ। वो उसकी दुश्मन नहीं थी, वो उसकी खुशी के लिए खुद उससे लड़ रही थी, ताकि ज़िंदगी भर का ये सौदा उसके लिए खसारा ना बन जाए। मगर अब जब उसने फैसला कर लिया था, तो वो उसे इस तरह अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए अपनी नाराज़गी को ख़त्म करती उसकी सिमत बढ़ी और हाथ बढ़ाकर उसे गले से लगा लिया। तब मिया उसके साथ लगी जी भरकर रोई थी। मारिया ने उसे रोने दिया था कि मोहब्बत की इस नाकामी पर एक आखिरी बार रोकर वो अपना दिल हल्का कर ले। 2 दिन से असद न जाने कहाँ मसरूफ़ था कि ठीक तरह से घर पर दिखाई ही नहीं दे रहा था। 24 घंटों में सहरी के वक़्त उससे मुलाकात होती, तो फिर वो अगले दिन सहरी पर ही नज़र आता था। यही वजह थी, आज ताई अम्मा सहरी में ही उसे इस्तफ़सार करने बैठ गई थी। असद बेटा, कहाँ इतने मसरूफ़ रहने लगे हो, जो घर पर दिखाई ही नहीं देते हो? वही दही के दही से भरे चम्मच को मुँह तक ले जाता, उसका हाथ ज़रा देर को अपनी जगह रुका था। फिर हाथ बढ़ाकर उसने चम्मच मुँह में रखा और ताई अम्मा अम्मा की बात का जवाब दिया। अम्मी, ईद की वजह से ऑफ़िस में काम बढ़ जाने की वजह से मसरूफ़ियत बढ़ गई है। वो तो ठीक है बेटा, मगर अपना भी तो ख़्याल रखो। ताई अम्मा के लहज़े में ममता की शीरीनी थी। वो हल्का-सा मुस्कुरा दिया। मुझे तो भैया उदास लग रहे हैं, गुड़िया ने शरारत में कहा कहकर एक बार फिर उसकी तरफ सबकी तवज्जो मबज़ूल करवा दी थी। वो एकदम ही बौखला गया। ऐसा तो कुछ नहीं है गुड़िया, तुम कुछ भी बोल देती हो। उसके अंदाज में हल्की-सी डाँट थी। गुड़िया चुप कर गई, जबकि मिया ने काफ़ी हैरत से उसकी तरफ देखा था। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उसने किसी से इस अंदाज में बात की हो। फिर आज जाने उसे क्या हुआ था, उसकी नज़रों का इर्तिकाज़ था। शायद जब भी असद ने उसकी तरफ देखा था और उसे अपनी तरफ देखते पाकर नज़र चुराता, फ़ौरन उठता हुआ बोला था, मुझे नींद आ रही है, थोड़ी देर सो लेता हूँ। माँ को कहता वो जाने को पलटा था, जब आयमा ने पीछे से पुकार कर कहा, मुझे तुमसे थोड़ा काम है असल, हम सुबह में बात करेंगे आयमा। उसे जवाब से नवाज़ा वो रुका नहीं। मिया की उलझती नज़रों ने आखिर तक उसका पीछा किया था। कमरे में आकर वो सोने के लिए लेटा था, मगर नींद उसकी आँखों से कोसों दूर थी। रह रहकर उसे मिया की हैरान नज़रों का ख़्याल आ रहा था। वो उसकी हैरानगी की वजह तो जानता था, मगर उसे बता नहीं सकता था। उसे बताता तो आखिर क्या? यही कि वो पछता रहा है या ये कि वो उससे मोहब्बत करने लगा था? मिया ने कहा था कि ये फ़िल्म, ये ड्रामा नहीं जिसमें ऐन मौके पर असद को उससे मोहब्बत हो जाएगी। वो ये भूल गई थी कि फ़िल्म और ड्रामे भी हमारी ज़िंदगी ही से ताल्लुक़ रखते हैं। कहीं न कहीं सच्चाई का इनसे ताल्लुक़ ज़रूर होता है। ठीक उसी तरह असद को उससे मोहब्बत तो हो गई थी, मगर वो शायद अब मौका गँवा चुका था। वो अब उसकी नहीं रही थी। उस इस एहसास ने शिद्दत पकड़ी तो वो लेटे से उठ बैठा था। आज से पहले वो नहीं जानता था मोहब्बत क्या है और शायद कभी जान भी ना पाता, जो अगर मंगनी की तकरीब में उस आम से लम्हे में मिया को देखते हुए एक ख़ास एहसास उसके दिल में पैदा ना हुआ होता। वो एहसास मोहब्बत का था। मोहब्बत एक वारदात है जो दिलों पर वारिद होकर बेबस कर देती है। उसके दिल में पैदा हुए इस एहसास ने उसे भी बेबस कर दिया था। मिया उसकी कज़िन थी, वो उसे अच्छी तो लगती थी, मगर उसके लिए उसने कभी अपने दिल में इस तरह की फ़ीलिंग महसूस नहीं की थी, जैसी अब उसे मुकर्रम के साथ देख के महसूस करने लगा था।
उस रात बिया को मुकर्रम के साथ बैठा देखकर उसने अपने दिल को खाली होता महसूस किया था। उस समय वो अपनी कैफ़ियत को समझ नहीं सका था, मगर अब जब उसने जाना तो वो बिया को पा नहीं सकता था। बेचैनी ही बेचैनी थी, जो बड़ी तेज़ी से उसके अंदर सरायत करती जा रही थी। कल 29वाँ रोज़ा था, मुमकिन था कि कल चाँद नज़र आ जाता, तो अगले दिन दिया ने हमेशा के लिए मुकर्रम की हो जाना था और नारे-साई उसका मुकद्दर बन जानी थी। शदीद परेशानी और खो देने के एहसास तले दबकर वो कमरे में चक्कर काटने लगा। उसी पल उसके सेल की रिंगटोन बजी थी, उसने नज़रअंदाज करना चाहा, मगर मुसलसल बजती रिंगटोन से तंग आकर उसने सेल फ़ोन उठा लिया। कॉल किसी अनजान नंबर से आ रही थी। कुछ सोचकर उसने कॉल पिक करके सेल फ़ोन कान से लगाया। क्या आप असद सिद्दीकी बात कर रहे हैं? दूसरी तरफ से सवाल किया गया था। जी, उसने मुख्तसरन जवाब दिया तो मज़ीद कहा गया, मैं बिया की दोस्त आसिमा बात कर रही हूँ। जी कहें। अपने नंबर पर बिया की दोस्त को सुनकर उसका हैरान हो जाना फितरी था। जभी उसने हैरत से इस्तफसार किया था, जो कुछ मैं आपसे कहने लगी हूँ, वो सब मैं कहना तो नहीं चाहती थी, मगर ऐसा करने से पहले मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। उसके तजस्सुस को बढ़ावा दे रही थी। जी, आप कहें, मैं सुन रहा हूँ। उसने बड़े तहम्मुल से कहा था। दूसरी तरफ आसिमा ने चंद पल खामोश रहकर शायद खुद को कुछ कहने की हिम्मत जमा की थी। इस वक़्ती खामोशी को तोड़ती बिलाखिर उसने कहना शुरू किया। दरअसल बात ये है कि बिया इस रिश्ते से खुश नहीं है। इस रिश्ते के लिए हाँ करके वो खुद अपने साथ ज़बरदस्ती कर रही है। मैं जानती हूँ वो कभी खुश नहीं रह सकेगी। असल बात पर आने से पहले उसने जैसे तमहीद बाँधी थी। असद ने उसकी बात को दरमियान में उचक लिया। आप इतने यकीन से ये सब कैसे कह सकती हैं? और बिया इस रिश्ते से खुश क्यों नहीं है? वो वाक़ई उसकी बात को नहीं समझा था, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करती है। क्या? उसे लगा उसे सुनने में कोई गलती हो गई। इसीलिए उसने दोबारा तस्दीक चाही थी। मैं सच कह रही हूँ और बिया की आपसे मोहब्बत के गवाह हम खुद हैं। पूरी तरह बिया की मोहब्बत का यकीन दिलाती आसमा ने वो सब कुछ उसके गोशगुज़ार कर दिया जो कुछ पिछले दिनों बिया उसके लिए कर और सह चुकी थी। असद के ज़हन में तमाम गुज़रे वाक़यात फ़िल्म के ट्रेलर की तरह चलने लगे। बिया का उससे बात करना, उसके कमरे में आना, उसका फ़ेवरेट कलर पहनना और उसके लिए चाय बनाना। ओह मेरे खुदा! सब कुछ इतना वाज़ेह होने के बावजूद भी मैं इस कदर अनजान कैसे रह सकता हूँ? उसे शदीद अफ़सोस ने आ घेरा था। ये गिला तो हमें भी आपसे है। आपकी वज़ह से हमारी दोस्त नाहक इतना कुछ सह चुकी है। उसका अंदाज़ शिकायत से पुर था। इस बात का अंदाज़ा मैं अब कर सकता हूँ, मगर इतना कुछ होने से पहले ही बिया मुझे बता देती तो हमें ये सब सहना ना पड़ता। इस बार उसने अपनी अज़ियत को भी शामिल किया था। वाह! क्या कहने आपके। वो लड़की होकर खुद आपसे कहती, मगर आप लड़के होकर महसूस नहीं कर सकते। उसने एकदम बुरा मनाया था। असद हँस दिया, फिर तशक्कुर आमेज़ अंदाज़ में उसका शुक्रिया अदा करता बोला, "आप नहीं जानती ये सब बताकर आपने मुझे किस कदर खुशी से हमकिनार कर दिया है।" वो अभी मज़ीद भी कुछ कह रहा था, मगर आसमा ने उसकी बात दरमियान में काट दी। "मेरी आपसे दरख्वास्त है, जो कुछ भी मैंने आपको बताया उसकी खबर बिया को ना हो सके, वरना मेरी खैर नहीं।" वो वाक़ई नहीं चाहती थी बिया को कुछ पता चले, वो सिर्फ़ इतना चाहती थी कि ये सब जानकर असद उसके लिए कोई स्टैंड ले, ताकि बिया को उसकी अधूरी मोहब्बत मुकम्मल होकर मिल जाए। आप फ़िक्र मत करें, ऐसा कुछ नहीं होगा, उसने यकीन दिलाना चाहा। अब आप क्या करेंगे? उसने सवाल किया था। अब जो करने का इरादा रखता हूँ उसके लिए बस आप दुआ करें कि वैसा ही हो जाए, क्योंकि मोहब्बत के इस सफ़र की बिया ही नहीं, खुद मैं भी मुसाफ़िर बन चुका हूँ। अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करते हुए उसने फ़ौरन कॉल ड्रॉप कर दी, क्योंकि अब वो मज़ीद वक़्त ज़ाया करना नहीं चाहता था। अम्मी, मुझे आपसे बात करनी है। कुरान पाक की तिलावत करती राहिला बेगम के पास बैठकर उसने उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहा था। राहिला बेगम ने उसे जवाब दिए बिना यूँ ही इकरार में सर हिलाकर तिलावत को जारी रखा था। जब वो मुकम्मल तिलावत कर चुकी तो कुरान पाक को चूम कर बंद करती उसकी तरफ मुतवज्जो होती बोली, "हाँ, अब कहो क्या कहना चाहते हो?" "माँ, मैं बिया से शादी करना चाहता हूँ।" लाड के सारे रंग उस समय उसके लफ्ज़ों में उतर आए थे। "ये क्या कह रहे हो तुम? जानते भी हो बिया की मंगनी हो चुकी है।" वो अज़हद हैरान दिखाई दे रही थी। "जानता हूँ," उसने सर झुकाया था। "उसके बावजूद भी ऐसा कह रहे हो? मम्मी प्लीज़।" अब की बार उसका अंदाज़ इसरार से भरा था असरार से भरा था। राहिला बेगम फ़िक्रमंद सी हो गई। पागल हुए हो असद? ये कौन-सा वक़्त है ऐसी ज़िद करने का? बिया का रिश्ता तय हो चुका है, कल-परसों उसका निकाह हो जाना है और अभी कुछ देर पहले आरफ़ा भी आकर तुम्हारे और आयमा के रिश्ते की बात कर चुकी है। वो एकदम काफ़ी परेशान दिखाई देने लगी थी। मैं और आयमा? वो हद दर्जा हैरान हुआ था। हाँ, मैं आयमा से हरगिज़ भी शादी नहीं करूँगा अम्मी, मुझे सिर्फ़ बिया ही से शादी करनी है। उसका अंदाज़ हतमी था। राहिला बेगम ने पुरसोच निगाहों से उसकी तरफ देखा था। बिया से शादी करनी थी तो पहले से क्यों नहीं कहा? अब जब वो किसी और की होने जा रही है तो ज़िद पकड़ कर बैठ गए हो। उन्होंने उसे वक़्त के गुज़र जाने का एहसास दिलाना चाहा था।
जब कैसे बताता अम्मी, मुझे एहसास ही तब हुआ जब वो किसी और की हो रही थी। वो हमेशा अपने दिल की हर बात अपनी माँ से शेयर किया करता था। यही वजह थी आज भी उनके सामने बिया से मोहब्बत का एतराफ़ उसने बड़ी आसानी से कर लिया था। ये सब बहुत मुश्किल है बेटा, मगर नामुमकिन तो नहीं है अम्मी। वो फ़ौरन बोला था, जानती हूँ मगर इससे बहुत सी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, रिश्तों में दरारें पड़ सकती हैं। उन्होंने उसे मुश्किलात का एहसास कराना चाहा था। अल्लाह हमारी मदद करेगा अम्मी, आप कोशिश तो करें। उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। राहिला बेगम चुप हो गई। उन्हें सोच में डूबा देखकर असद चुप करके कमरे से निकल गया। फिर जब उन्होंने ये बात बिया के वालिदैन से की तो वो खुद सोच में पड़ गए। उनके लिए ये अच्छी बात थी कि उनकी बिया असद से शादी की सूरत में हमेशा उनके पास रहेगी, मगर बिया अब मुकर्रम के नाम की अंगूठी पहन चुकी थी। वो इस रिश्ते को खत्म नहीं कर सकते थे। इस रिश्तों को खत्म करने का उनके पास कोई जवाब भी तो नहीं था। असद ने किस मोड़ पर लाकर उन्हें मुश्किल में डाल दिया था। अजीब टेंशन ज़दा माहौल ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया था। इसी टेंशन में एक और रात गुजर गई। आज 29वां रोज़ा था, वो उसी शशोपंज में मुब्तला थे कि आरफ़ा से किस तरह बात करें। जब आरफ़ा एक बार फिर उनके पास आयमा और असद के रिश्ते के मुतालिक बात करने खुद चली आई। भाई आपने असद से बात कर ली? उसने उसके वालिद से इस्तफ़सार किया था, जिस पर उन्होंने कहा, मैंने तो नहीं, अलबत्ता तुम्हारी भाभी ने असद से बात की है। उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। तो फिर क्या कहा उसने? वो आयमा से शादी नहीं करना चाहता। जवाब राहिला बेगम ने दिया था। क्यों? उसकी पेशानी पर फ़ौरन सिलवटें नमूदार हुई थी, जो उसकी नागवारी को का वाज़ेह सबूत थी। आरफ़ा, मैं भी अदले-बदले के इस रिश्ते के हक़ में नहीं हूँ। मुकर्रम और बिया की शादी तक बात रहे तो ठीक है। इरफ़ान सिद्दीकी ने उसे सहूलत से समझाते हुए मज़ीद कहा, वैसे भी हमारे असद और आयमा के मिज़ाज एक दूसरे से कतई मेल नहीं खाते। इन दोनों का रिश्ता बिल्कुल बेजोड़ होगा। ये कैसी बात कर रहे हैं भाई आप? शादी से पहले लड़की के मिज़ाज को कब देखा जाता है? अभी उसमें बचपना है, कोई ज़िम्मेदारी उस पर नहीं है, इसलिए लाउबाली फ़ितरत अपनाए हुए है। शादी की ज़िम्मेदारी सर पर पड़ेगी तो ठीक हो जाएगी। भाई के एतराज़ को उसने किसी गिनती में नहीं लिया था। ज़रा तवक़्क़ुफ़ के बाद वो मज़ीद बोली, और अदले-बदले की भी खूब कही आपने। क्या मैं कोई गैर हूँ जो आप लोगों को मुझसे खतरे लाहक हो रहे हैं? उसके अंदाज़ में तेज़ी नुमाया थी। ख्वामख्वाह की बहस बढ़ती ही जा रही थी, जिसका कोई फ़ायदा भी दिखाई नहीं दे रहा था। असल बात दरमियान में थी। इसलिए राहिला बेगम ने मुदाखलत करते हुए कहा, इस फ़ुज़ूल बहस को छोड़ें। अपने मिजाजी खुदा को नज़रों में चुप रहने का इशारा करके वो आरफ़ा से मुखातिब हुई। आरफ़ा, तुमने आयमा असद के रिश्ते की बात की। हमने असद का जवाब तुम तक पहुँचा दिया। अब जब वो इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है तो हम उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। वो तो बच्चा है भाभी, उसे क्या मालूम क्या सही है क्या गलत। आप उसे समझाएँ, वो समझ जाएगा। वो हर सूरत उनसे इकरार करवा लेना चाहती थी। आज के बच्चे इतने भी बच्चे नहीं हैं आरफ़ा, जितना तुम समझ रही हो। राहिला बेगम असद के इनकार की वजह से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। वो जानती थी असद ने अगर इनकार कर दिया है तो वो किसी सूरत इकरार नहीं करेगा। यही वजह थी उन्होंने आरफ़ा को किसी किस्म की कोई उम्मीद दिलाने की कोशिश नहीं की थी। मैं असद से खुद बात कर लेती हूँ, उसने एकदम ही फैसला किया था। उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जवाब राहिला बेगम ने ही दिया था। आरफ़ा ने एकदम लब भींच कर उनकी तरफ देखा था। फिर फैस अ, फिर फैसलाकुन अंदाज़ में कहती उठ खड़ी हुई। तो फिर बिया की शादी भी मुकर्रम के साथ नहीं हो सकेगी। उसके अंदाज़ से शदीद नाराज़गी झलक रही थी, जबकि वो लोग उसके इस तरह अचानक पैंतरा बदलने पर शदीद हैरान दिखाई दे रहे थे। वो कह रही थी, मेरी आयमा की ख्वाहिश थी उसकी शादी असद के साथ हो। अब जब उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकेगी तो वो दुखी होगी, और मैं ये नहीं चाहती कि वो बिया की सूरत देखकर अपने रिजेक्शन को याद करके हमेशा दुखी होती रहे। वो जाने से पहले एक बार फिर कह रही थी, आप लोगों ने मेरी बेटी को रिजेक्ट किया, मैं खुद भी इस बात को हमेशा याद रखूंगी। बिया और मुकर्रम का रिश्ता खत्म करती खफा सी वो कमरे से निकल गई थी। चाँद अभी तक दिखाई नहीं दिया था। चेहरों पर दबी-दबी खुशी लिए बहुत से लोग चाँद नज़र आ जाने की खबर के मुंतज़िर बैठे थे। आरफ़ा उससे इस कदर ख़फ़ा हुई कि फ़ौरन ही अपना सामान समेटकर आयमा और मुकर्रम के हमरा उनके घर को छोड़कर चली गई थी। बिया और असद इस सब सूरत-ए-हाल से बेख़बर, इस बात से भी नावाकिफ़ थे कि बिया और मुकर्रम का रिश्ता ख़त्म हो चुका है। हर साल की तरह इस साल भी बिया चाँद देखने की चाह में कब से अकेली छत पे खड़ी तारों भरे आसमान को देखे जा रही थी। जबकि असद अपने कमरे में राहिला बेगम का मुंतज़िर था। उसका इंतज़ार बढ़ने लगा तो वो थक कर इज़ी चेयर पर बैठता, खुद को फ्रेश करने की नीयत से साइड टेबल से बुक उठाकर यूं ही वर्क गिरदानी करने लगा, जब एक सफ़े पर उसकी नज़र जम सी गई। तुम्हें जब मिले कभी फुर्सतें, मेरे दिल से बोझ उतार दो, मैं बहुत दिनों से उदास हूँ, मुझे कोई शाम उधार दो। वो एकदम सीधा हुआ था, हर हर लफ्ज ने उसके दिलों के तारों को छेड़कर उसकी उदासी और बेचैनी को बढ़ा दिया था। मुझे अपने रूप की धूप दो कि चमक सके मेरे खदो खाल, मुझे अपने रंग में रंग दो, मेरे सारे ज़ंग उतार दो।
किसी और को मेरे हाल से न गरज कोई है न वास्ता। मैं बिखर गया हूँ समेट दो, मैं बिगड़ गया हूँ संवार दो। मेरी वहशतों को बढ़ा दिया है जुदाइयों के अजाब ने। मेरे दिल पे हाथ रखो जरा, मेरी धड़कनों को करार दो। तुम्हें सब सुबह कैसी लगी कहो, मेरी ख्वाहिशों के दयार की। जो भी लगी तो यही रहो, उसे चाहतों से निखार दो। वहां घर में कौन है मुंतजिर, की फिक्र हो देर सवेर की। बड़ी मुख्तसर सी ये रात है, इसे चांदनी में गुजार दो। कोई बात करनी है चांद से, किसी शाखसार की ओट में। मुझे रास्ते में यहीं किसी कुंज दिल में उतार दो। गजल का एक एक लफ्ज उसे अपने दिल में उतरता महसूस हुआ था, जिसने उसके रगों पैर में बेचैनियां सी भर दी थी। उसके दिलो दिमाग में मुसलसल शोर सा बुलंद हो रहा था। तुम्हें जब मिले कभी फुर्सतें, मेरे दिल से बोझ उतार दो। मैं बहुत दिनों से उदास हूँ, मुझे कोई शाम उधार दो। दिल पे बढ़ते बोझ ने उसे निढाल कर दिया था। मेरे दिल से बोझ उतार दो। वो एकदम घबरा कर उठ खड़ा हुआ। न जाने बाहर क्या हो रहा होगा। आरपा पप्पू ने उसके इनकार पर क्या रिएक्ट किया होगा। बहुत से सवालों के दरमियान घिरे उसने बस कुछ पल ही मजीद इंतजार किया था। फिर सूरत हाल का जायजा लेने के लिए उसने खुद बाहर जाने का फैसला किया था। इससे पहले वो अपने फैसले पर अमल करता, राहिला बेगम उसके कमरे में दाखिल हुई। वो बेताबी से उनकी तरफ लपका था। अम्मी क्या हुआ? वो फौरन जान लेने का ख्वाह था। राहिला बेगम ने एक नजर उसकी परेशान सूरत को देखा, फिर बताने लगी, तुम्हारे इनकार का सुनकर आरफा इस कदर खफा हुई कि बिया और मुकर्रम का रिश्ता खत्म करती फौरन बच्चों समेत यहाँ से चली गई। आप सच कह रही हैं अम्मी? इतनी आसानी से रास्ता साफ हो जाने पर उसे जैसे जैसे यकीन ही नहीं हुआ था। हाँ, राहिला बेगम ज़रा-सी मलूल दिखाई दे रही थी। ओह थैंक्स गॉड! गहरी साँस भरकर खुदा का शुक्र अदा करता। इस समय वो उसके चेहरे पर खुशी के सभी रंग बड़े नुमायाँ थे, जिन्हें राहिला बेगम ने महसूस करके कहा था। अपनी खुशी मिलने पर इतने खुश हो जो अगर बिया को इस सब से दुःख हुआ तो? प्यारी माँ, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इस खबर को सुनकर मुझसे भी ज़्यादा खुशी बिया को होगी। बड़ी मानीखेज़ी से कहता, वो उन्हें वहीं हैरान सा छोड़कर तेज़-तेज़ कदम उठाता ऊपर चला आया, जहाँ बिया अभी तक चाँद के इंतज़ार में नज़र जमाए हुए थी। उससे ज़रा फ़ासले पर रुक कर उसने गौर से उसके उदास चेहरे की तरफ देखा था, जहाँ गम के वाज़िह तासुरात उसे शर्मिंदगी से दो-चार कर गए थे। तुम्हें जब मिले फुर्सतें, मेरे दिल से बोझ उतार दो। मैं बहुत दिनों से उदास हूँ, मुझे कोई शाम उधार दो। उसकी उदासी की वजह खुद था, और अब उसकी उदासी भी उसे खुद ही दूर करना थी। वो दबे पैरों से आगे बढ़ा और उसके बराबर में आन खड़ा हुआ। बिया, बड़े धीमे से पुकार कर उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश की गई थी। वो चौंक कर उसकी तरफ पलटी थी। आप यहाँ? वो इस वक्त उसे सामने देखकर हैरान हुई थी। क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता? उल्टा सवाल कर दिया गया था। वो कुछ नहीं बोल सकी थी। दोनों के दरमियान एकदम खामोशी छा गई थी, जिसे असद ने तोड़ा था। तुम हर साल चाँद देखने की तमन्ना क्यों करती हो? क्योंकि मुझे चाँद को देखना अच्छा लगता है। उसे नज़रअंदाज करते हुए उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखना शुरू कर दिया था। और क्या-क्या अच्छा लगता है तुम्हें? बड़ी फुर्सत से जानने की चाह हुई थी। आपको इससे मतलब? पेशानी पर बल सजाए उसने एक बार फिर हैरानगी से उसकी तरफ देखा था। मतलब को तुम छोड़ो, ये बताओ, जो अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है तो तुम क्या कहोगी? वो जानबूझकर उसे सता रहा था, और वो थी कि हैरत के समुंदर में गोते खाए जा रही थी। तो मैं कहूँगी ये कैसा मज़ाक है, और अगर मैं कहूँ ये मज़ाक नहीं हकीकत है तो? वो शायद सवाल सवाल खेलने के मूड में था, मगर बिया झुंझला गई। तो फिर मैं कुछ नहीं कहूँगी। उसने मज़ाक जानकर सर झटका, मगर हसन ने फ़ौरन ही उसके लफ्ज़ों को पकड़ लिया। तुम क्यों कुछ नहीं कहोगी? अब तुम्हें ही तो सब कुछ कहना है, आखिर को मोहब्बत जो करती हो मुझसे। इस बार वो उसके मुकाबिल हुआ था। बिया को बहुत ज़ोर का झटका लगा था, जब ये पूरी आँखें खोले बड़ी बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देखकर उसके तासुरात को जाँचने की कोशिश की थी। इस कदर हैरान क्यों हो रही हो? क्या झूठ बोल रहा हूँ मैं? लौ देते लहजे में सवाल करता वो उसे शदीद परेशानी की नज़र कर गया था। वो नहीं जानती थी असद को उस मोहब्बत की खबर कैसे हुई, मगर अपने इस राज़ के फ़ाश हो जाने पर उसका दिल बड़ी ज़ोर से धड़का था। मुझसे ये सब क्यों छुपाया? बहुत करीब खड़ा वो सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप अब इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? उसका लहजा उलझन से पुर था। जानना चाहता हूँ। जानना चाहोगी तो पता भी लग जाएगा, मैं क्यों ऐसी बातें कर रहा हूँ। वो हुनूज़ मुतबस्सुम था। मगर वो तब गई, मुझे कुछ नहीं जानना। इंतहाई तब कर उसे जवाब से नवाज़ते वो उससे दूर होती वापसी के लिए पलटी थी, जब उसने पीछे से एक बार फिर सवाल किया था, "ये भी नहीं जानना कि आरफा फूफू ने तुम्हारा और मुकर्रम का रिश्ता ख़त्म कर दिया है?" उसके बढ़ते कदमों को
एकदम ब्रेक लगा लगे थे। उसे रुकते देखकर असद एक बार फिर उसके करीब चला आया। वो हैरतज़दा सी उसकी तरफ देख रही थी। इस कदर हैरत से मुझे मत देखो, यही हकीकत है कि मुकर्रम और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो चुका है और अब तुम मेरी हो। वो खुश था और खुशी उसके अंदाज से नुमायाँ हो रही थी। हैरत के मुसलसल लगने वाले झटकों से बिया की गोयाई जैसे सलब कर ली थी। जभी वो कुछ बोल ही ना पा रही थी। असद उसकी कैफियत को खूब समझ रहा था, इसलिए उसे मज़ीद तंग करने का इरादा तर्क करता, वो उसका हाथ पकड़कर प्यार से बोला, "क्या तुम मुझसे शादी करोगी बिया?" वो उसे मोहब्बत का मान बख्श रहा था, जबकि वो चुप ही रही थी। "बताओ?" एक बार फिर इस्तफ़सार किया गया था। उसके लफ्ज़ों का असर था या शायद उसके जज़्बों ने उसे यकीन बख्शा था। वो आहिस्ता-आहिस्ता हैरत के झटकों से बाहर निकल रही थी। जभी इस बार उसने सँभल कर उल्टा उसी से सवाल कर दिया था। "आप मुझसे शादी कैसे कर सकते हैं असद? मैं आपके मेयार पर पूरा नहीं उतर सकती।" "मेरा मेयार?" इस बार हैरान होने की बारी असद की थी। "अच्छा क्या है मेरा मेयार?" बड़ी हैरानगी से सवाल किया गया था। वो कह रही थी, "आपको ऐसी लड़कियाँ पसंद है जो मॉडर्न हो, जॉब करती हो। मैं उस उनमें से एक भी खूबी नहीं रखती हूँ। ना तो मुझे मॉडर्न होना पसंद है और ना ही मैं जॉब करना चाहती हूँ।" उसने अपनी पसंद-नापसंद से उसे वाक़फ़ियत देना चाही थी, जिसे सुनकर वो बड़ी ज़ोर से हँसा था। "तुमसे ये सब किसने कह दिया?" उसने बमुश्किल अपनी हँसी को रोका था। "मुझे खुद से पता है सब।" उसकी हँसी उसे नागवार गुज़री थी। "ओ पागल लड़की, ऐसा कुछ भी नहीं है।" उसने उसकी गलतफ़हमी दूर करना चाहती, ऐसा ही है, जभी तो आप हर वक़्त आइमा को अहमियत देते थे और वो उस दिन जब एनटीएस का टेस्ट था तब भी ऐसी ही एक लड़की की पिक्चर बनाने आप उसके करीब गए थे। बड़ी मासूमियत के साथ उसने अपनी शिकायत को वाज़ेह किया था। असद हैरान ही तो रह गया, किस कदर गलतफ़हमियाँ थी उसके दिल में। बिया मैंने आइमा को अहमियत सिर्फ़ इसलिए दी क्योंकि वो हमारी मेहमान थी। उसके हुलिये पर या उस पर मैंने कभी इसलिए ऐतराज़ नहीं किया क्योंकि मुझे उससे कोई वास्ता नहीं रखना था। फिर मैं उस पर किस बिना पर रोक-टोक करता? उसकी गलतफ़हमी दूर करता वो मज़ीद कह रहा था, और उस लड़की की पिक्चर्स इसलिए उतारी क्योंकि वो हमारे पेपर की डिमांड थी। उसकी तरफ मैं इसलिए बढ़ा क्योंकि उसे अपनी पिक्चर देने में कोई ऐतराज़ नहीं था। बड़ी तफ़सील के साथ उसने उसका दिल साफ़ करते हुए आखिर में शरारत से कहा, "अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे तुम जैसी लड़कियाँ पसंद है क्योंकि मैं सिर्फ़ तुमको पसंद करता हूँ।" असद के अंदाज़ में जज़्बों की लौ थी। उसका दिल खुद ब खुद ईमान ले आया था। गलतफ़हमी के बादल कब के छट चुके थे। मोहब्बत की बारिश की फुहार कुनमुन की तरह उनके दिलों पर बरसने लगी थी। "मैं जॉब नहीं करूँगी," उसने मुँह बनाकर इत्तला बहम पहुँचाई थी। "तो मैं कब चाहता हूँ तुम जॉब करो, वो सिर्फ़ तजुर्बे की खातिर करने को कह दिया था। वरना मैं तो चाहता हूँ जब मैं थका-हारा घर वापस आऊँ तो तुम नक्सक से तैयार मिलो, ताकि मेरी दिन भर की थकन उतर जाए।" जज़्बों की रवानी अरूज पर थी, वो सर झुका गई। असद ने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को ऊँचा किया था। इससे पहले वो कुछ बोलता, फ़िज़ा में चाँद नज़र आ जाने की सदा बुलंद हुई थी। मिया की नज़रों ने एकदम आसमान तक का सफ़र किया था, मगर चाँद को ना पाकर भी उसने हाथ उठाकर बड़ी लगन से दुआ माँगी थी, जबकि उस इस सारे वक़्त में असद मुसलसल उसके चेहरे पर नज़र जमाए हुए था। जब वो दुआ माँग चुकी जब वो दुआ माँग चुकी तो असद ने अपना सवाल फिर से दोहरा दिया, "तुमने बताया नहीं मुझसे शादी करोगी?" उसकी रज़ामंदी जानने के बावजूद वो उसके मुँह से इकरार सुनना चाहता था, मगर वो नज़रें बचाकर वापसी के लिए पलटी थी। "मैं कब से ऊपर हूँ, अम्मी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, मैं अब जाती हूँ।" हवा के जोश में उड़ते उसके दुपट्टे को पल्लू से पकड़ कर रोका गया था। "वहाँ घर में कौन है? मुंतज़िर की फ़िक्र हो देर सवेर की। बड़ी मुख्तसर सी ये रात है, इसे चाँदनी में गुज़ार दो।" बड़े खूबसूरत अंदाज़ में उसने शेर सुनाकर उसे जैसे रुक जाने की दरख्वास्त की थी। "कोई तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा होगा, सबको पता है तुम यहाँ मेरे साथ हो।" उसके लफ्ज़ों में कुछ था जिसे महसूस करके वो एकदम शर्म से लाल हुई थी। "असद प्लीज़" उसका अंदाज़ मुल्तजी था, "मेरे सवाल का जवाब दे दो फिर चली जाना।" वो हनूज़ बज़िद था। उसने ज़रा देर को रुक कर उसकी तरफ देखा, फिर हार मानते हुए आहिस्ता से नज़र झुकाकर बोली, "हाँ, करूँगी।" अभी कुछ अधूरापन-सा था। "क्या?" उसने दोबारा सवाल किया। "आपसे शादी।" वो कहकर रुकी नहीं थी। बिना उसकी तरफ देखे वो तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी बढ़ी थी, जब पीछे से असद ने खुशी से भरे लहजे में कहा था, "अच्छा सुनो, ईद मुबारक, आपको भी मुबारक।" उसी तेज़ रफ़्तारी से कहती वो सीढ़ियाँ उतर गई थी। अब ईद की तैयारियों के साथ-साथ उसे बहुत सी और तैयारियाँ भी करना थी, मगर इससे पहले वो खुदा का शुक्र अदा करना नहीं भूली थी, जिसने उस इस ईद पर उन्हें मोहब्बत का तोहफ़ा देकर नारिसाई की अज़ियत से निकाल कर मुकम्मल कर दिया था। ख़त्म शुद्ध।